फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोनिका और आज हम कवर करने वाले हैं BPCG 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान बुक से यूनिट 1 और 2, जो कि पूरी ब्लॉक 1 को कवर करती है। हमारे ब्लॉक 1 में 2 यूनिट्स हैं, तो फटाफट से हम इनको स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसका नाम है स्वास्थ्य एवं कल्याण का परिचय। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि स्वास्थ्य क्या है, तो अब तक जो आपने क्लासेस में पढ़ा है आप इतना तो जान ही गए होंगे कि सिर्फ बीमारी ना होना या रोग मुक्त होना ये स्वास्थ्य नहीं होता है। सामाजिक, मानसिक, इन सभी पहलुओं को भी साथ में लेकर चलना होता है। लेकिन अब इसमें हम थोड़े से और न्यू चीज़ों को भी ऐड करते जाएंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना, जैसे कि हमें पता है। और इसके आगे हम देखेंगे कि जो लैपर्सन है इनके अनुसार क्या होता है इसका मतलब, क्योंकि अब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कुछ तो न्यू मिलेगा इसके अंदर। तो लैपर्सन के अनुसार स्वास्थ्य के 3 घटक होते हैं: भावना, लक्षण और प्रदर्शन, है ना। किसी भी चीज़ की भावना को दिखा पाना अच्छे से, लक्षण ठीक होना, बीमारी ना होना, और हर एक काम को अच्छे से प्रेजेंट कर पाना, प्रदर्शन कर पाना, ये एक तरीके से स्वास्थ्य है। WHO के द्वारा क्या कहा जाता है, तो WHO स्वास्थ्य को जो बीमारी या लक्षणों की अनुपस्थिति नहीं मानता है, वो ये मानता है कि स्वास्थ्य प्रगतिशील होना चाहिए, यानी कि चलता रहना चाहिए हमेशा। 2 दिन ठीक होने के बाद 1 दिन बीमार रहना, ये कोई स्वास्थ्य थोड़ी ना अच्छा होता है। ना केवल शारीरिक कल्याण बल्कि आपका मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई भी महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों को लेकर हमें चलना होता है। इसके अलावा हम डिफरेंस देखेंगे कि रोग, बीमारी और अस्वास्थ्य क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोग से। इस शब्द का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति के रोग, लक्षण, कारण के लिए किया जाता है। यानी कि डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द है किसी व्यक्ति की बीमारी को बताने के लिए, उसके रोग को बताने के लिए कि उसके लक्षण क्या हैं, किस कारण से ये बीमारी हुई है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये होता है रोग, जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया है एक शब्द है। लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य बीमारी है, ये क्या होता है, तो ये लोगों द्वारा अपनी कथित बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों का वर्णन है। यानी कि एक दिन के अंदर ही ना उनके साथ 4-5 चीज़ें हो जाती हैं। कभी सर भारी लगने लग जाता है, कभी पैर भारी लगने लग जाते हैं, है ना, बॉडी में थकावट सी रहने लग जाती है, वीकनेस सी फील होती है। तो ये सब चीज़ें कहते रहते हैं ना कि हाँ ये पूरे दिन में आज तो सर दर्द हो गया, तो कथित बिगड़ती स्वास्थ्य है ये। इसका तो डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है, पूरे दिन में इतनी प्रॉब्लम्स रहना। इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, वरना ये चीज़ों का डॉक्टरों के पास भी कोई निदान नहीं है। अस्वास्थ्य क्या होता है, ये बीमारी को संबंधित सामाजिक, आध्यात्मिक, इन सभी भूमिकाओं को साथ में लेकर चलता है। जैसे कि अस्वास्थ्य, जब कोई इंसान सामाजिक दूरी बनाना चाहता है, आराम करना चाहता है, काम से दूर रहना चाहता है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को एक कलंक के रूप में ले लेता है कि सर में दर्द हो रहा है ना, एक तरीके की ऐसी बीमारी जो कि काम से बचने के लिए हमने बनाई है, उसको कहता है अस्वस्थ रहना, हर वक्त तबीयत बिगड़ी हुई रहना। अब स्वास्थ्य के 3 विचार डोमेन क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आया था ये। तो पुनः स्थापना, रख रखाव और विकास, ये 3 हमारे डोमेन होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पुनः स्थापना का मतलब, अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो सबसे पहले तो उसको ठीक होना पड़ेगा, अपने आप को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। तो वे सभी हस्तक्षेप जो रोगी को उसकी बीमारी के लक्षणों, शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से उबरने में सहायता करेंगे, यानी कि कुल मिला के उस बीमार इंसान को, उस रोग को ठीक करेंगे। फिर रख रखाव में यहाँ पे क्या मतलब है कि आप ठीक तो हो गए, अब ऐसी चीज़ें करें ना कि वापस से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो योग करना, व्यायाम करना, अच्छा भोजन करना, ये सब चीज़ें रख रखाव के अंतर्गत आती हैं। फिर एंड द लास्ट आता है हमारा विकास। विकास के अंदर सामाजिक, आध्यात्मिक कारणों को भी प्राप्त किया जाता है। वे सारी चीज़ें की जाती हैं जिससे कि एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य पर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, कि संस्कृति कैसे स्वास्थ्य पर अपना नज़रिया दिखाती है। तो पश्चिमी और पूर्वी समाज, हम पूरे वर्ल्ड मैप को लेके चल रहे हैं, पश्चिमी एरिया अमेरिका साइड और पूर्वी एरिया भारत और चीन साइड, है ना। संस्कृति परिप्रेक्ष्य यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में ना अलग अलग मान्यताएं हैं। पूर्वी समाज ना कर्म को अधिक महत्व देता है, जैसे किसी इंसान को कोढ़ हो जाए
पूरी बॉडी पे फोड़ी फुंसी हो जाना, कोढ़ हो जाए, एड्स हो जाए, हृदय रोग हो जाए, तो यहाँ पे मानना है तो तुम्हारे कर्मों का नतीजा है कुछ इस टाइप से, जिसकी वजह से एक इंसान का मनोबल गिर जाता है और वह जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन जो पश्चिमी देश है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस ये मानते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम सेल से हुई होगी, टिश्यूज़ के बेकार होने से हुई होगी, या कोई बैक्टीरिया एजेंट वगैरह इनसे हुई होगी। तो ये एक संस्कृति का नज़रिया है जो स्वास्थ्य पे कैसे हावी होता है। अब हम देखेंगे पश्चिमी परिप्रेक्ष्य। पश्चिमी परिप्रेक्ष्य, पूर्वी और भारतीय तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले पश्चिमी लोगों का क्या मानना है। तो संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं होती है, आप सभी जानते हो, ये समय के साथ बदलती रहती है। जब संस्कृति स्थिर नहीं है तो उसके साथ स्वास्थ्य के विषय कैसे स्थिर हो सकते हैं, इसकी धारणा भी बदलती रहती है। पश्चिमी चिकित्सा ने मन और शरीर को पूरी तरह से अलग माना है। मन का अलग डॉक्टर और शरीर का अलग डॉक्टर, उनके मायने में ये है कि मन का शरीर से क्या लेना देना। बिल्कुल अलग अलग संस्थाएं उन्होंने बना दी हैं। बीमारी का कारण वे बाहरी कारण मानते हैं। उनका मानना ये है कि जो कीटाणु, जो जीवाणु होते हैं, इनके रूप शरीर से बाहर होते हैं, मतलब शरीर के बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जिससे कोई इंसान बीमार होता है। कर्म जैसे चीज़ों को ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य का पूर्वी परिप्रेक्ष्य है। तो यहाँ पे भारत और चीन जैसे पूर्वी सभ्यता मानी जाती है। इनका मानना है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो खुश, कल्याण, संतुष्ट समाज के सदस्य समग्र रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे। यानी कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप हर वक्त खुश रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, कल्याण की भावना आपके अंदर होगी, किसी काम के बाद आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगी, समाज के सदस्य के रूप में रहना चाहेंगे और ऑल ओवर डेवलपमेंट आपका होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि जो WHO है ना, वो पूर्वी परिप्रेक्ष्य है, इसका ज़्यादा समर्थन करता है। यह समग्र मॉडल को मानते हैं। इसके अनुसार बीमारी का कारण शरीर के अंदर है। जो पूर्वी देश हैं उनका मानना है समग्र मॉडल। इस मॉडल के अंदर शरीर की जो बीमारी है ना, वो शरीर के अंदर ही है, शरीर के बाहर नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो WHO है वो परिप्रेक्ष्य का समर्थन करता है। अब हम देखते हैं भारतीय स्वास्थ्य का भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारत के लोग क्या मानते हैं। तो संस्कृति भारतीय जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी जानते हो सबसे ज़्यादा संस्कृतियाँ अगर किसी देश में पाई जाती हैं तो वो भारत ही है। यहाँ पे स्व का अर्थ आंतरिक और स्थ का अर्थ सचेत होता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा में स्वस्थ होने आपके आंतरिक स्व प्रति के सचेत होने के बराबर है। यानी कि जब आप बिल्कुल सचेत रहते हैं, है ना, तो आपके जो शरीर के अंदर की चीज़ें वो आपको पता होती हैं, आप उनको ओवरकम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बीमार होते रहोगे। बीमारी के लक्षण केवल उपचार करने के बजाय सभी पारंपरिक भारतीय उपचार व्यक्ति के स्वास्थ्य और भलाई को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। इनका ये मानना है कि जितने भी संस्कृतियों के अंदर अलग अलग टाइप की दवाइयाँ मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हो, कुछ होम्योपैथिक भी खाते हैं ना, कुछ रूखड़ी दवाई भी खाते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह भी खाते हैं। ये अलग अलग उपचार हैं जो कि सभी उपचारों के अंदर एक ही मकसद है कि जो शरीर है उसको बेहतर बनाया जाए ना, स्वस्थ बनाया जाए। स्वस्थ और बीमारी की निरंतरता क्या होती है ये, तो फटाफट इसको भी हम देख लेते हैं। तो स्वस्थ और बीमारी की निरंतरता जॉन ट्रेविस द्वारा 1972 में शुरू की गई थी। ये यहाँ पे ये माना जाता है कि बीमारी का भाव नहीं है स्वास्थ्य, ये क्या है, मानसिक संवेगात्मक स्थिति को दर्शाता है। संवेगात्मक मतलब इमोशनल, और मेंटल और इमोशनल एबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ तक तो आप सभी जानते हैं। कुछ नया देखते हैं तो इसके अंदर आता है एक निष्पक्ष बिंदु। यहाँ पे एक ये आपको डायग्राम बनाकर आना है अगर ये क्वेश्चन आया तो। यहाँ पे एक निष्पक्ष बिंदु दे रखा है जिसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पे जो इंसान है वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो अगर वो इंसान इस साइड जा रहा है, जागरूकता, शिक्षा और विकास की ओर, तो जो उसका स्वास्थ्य होगा वो उच्चतम होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संकेत, लक्षण और दिव्यांगता की ओर जा रहा है तो जो उसका स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा और अकाल मृत्यु की ओर बढ़ जाएगा। तो आपको किस साइड जाना चाहिए, ये पॉजिटिव वे होता है और ये नेगेटिव वे होता है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका यूनिट नंबर 1 क्लियर होता है। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 2, इसके अंदर क्या बताया गया है। तो स्वास्थ्य एवं बीमारी के मॉडलों की बात की गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम जो मॉडल देखने वाले हैं उसका नाम है जैव चिकित्सा मॉडल। जैसे कि आप नाम से पता लगा सकते हैं कि जैव चिकित्सा मॉडल के अंदर शरीर की ट्रीटमेंट की बात की गई है। यहाँ पे मन की
या मानसिक स्वास्थ्य की कोई बात नहीं की गई है। यह ग्रीक शब्द बायोस जिसका अर्थ होता है जीवन और लैटिन शब्द मेडिकस जिसका अर्थ होता है चिकित्सा, इसका मतलब यहाँ से है। रोग का कारण ये लोग क्या मानते हैं, इस मॉडल बीमारी के लक्षण बाहरी रोगाजनक को मानते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। तो जो भी बीमारियां में बाहरी रीज़न की वजह से होती हैं, तो जैव चिकित्सा मॉडल मानते हैं कि ये बीमारी इन रीजन्स की वजह से और इनको ठीक करना चाहिए। बीमारी के लिए उत्तरदायी किसे मानते हैं, तो ये व्यक्ति कोई उत्तरदायी नहीं मानते, ये मानते हैं कि जो बाहरी प्रॉब्लम्स हैं वो आई हैं शरीर के अंदर जिसकी वजह से बीमारी हुई है, ना कि किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल मैटर है। यहाँ पे उपचार कैसे किया जाता है, तो ये जो उपचार करते हैं दवाइयों से, सर्जरी वगैरह से, इनसे करते हैं। उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, दर्द के जो भी लक्षण होते हैं उनको दूर करना, यानी कि इंसान को राहत पहुँचाना। नेक्स्ट है तकनीकी उन्मुखी मॉडल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है ये वाला भी। तकनीकी के जिसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बात की जाने वाली है। तो बस यही है, यह एकमात्र ऐसा मॉडल है जो मशीनों और प्रौद्योगिकी पर बहुत निर्भर है। दवा से शल्य क्रिया करने तक, यानी दवाई से लेकर जो सर्जिकल मेथड है यहाँ तक सब कुछ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। नेक्स्ट है पेशेवर चिकित्सा संबंध। अब इसके भी नाम से आप लोग जान सकते हो, पेशेवर यानी कि एक्सपीरियंसफुल इंसान। तो इनका ये मानना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास रोगी के उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सभी तरीके का ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल है, यानी कि स्किल्स होती हैं उनके पास, नॉलेज होती है किस इंसान को कितनी दवाइयाँ देनी है ना, या कोई इंसान दवाइयों से ठीक ही होगा कि उसके लिए कोई अलग मेथड अपनाना चाहिए, तो फिजियोथेरेपी वगैरह अपनानी चाहिए। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो एक डॉक्टर ही जानता है, पेशेवर के अंदर एक्सपीरियंसफुल डॉक्टर जानते हैं कि कौन सा पेशेंट किस तरीके से ठीक होगा। तो अभी हमने जो पीछे समग्र मॉडल पढ़ा था, अब उसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं कि स्वास्थ्य का समग्र मॉडल क्या होता है। तो गुटमाचेल 1979 के अनुसार यह कल्याण की भावना है, एक तरीके का कल्याण करना है ना। इसमें जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, इन सभी आयामों को माना जाता है। अगर इनसे नीचे कोई इंसान जाता है तो मतलब वो बीमार की कगार पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, चिकित्सा मॉडल और समग्र मॉडल के बीच अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट भी आ गया तो मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चिकित्सा मॉडल या समग्र मॉडल, तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये लोग किस चीज़ को मानते हैं, तो चिकित्सा मॉडल वाले लोग मानते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो रोग की अनुपस्थिति है, यानी रोग ना होना मतलब स्वास्थ्य है। जबकि समग्र मॉडल मानता है कि कल्याण की भावना होनी चाहिए। जो रोग हैं इनका मानना है कि रोग है जो बैक्टीरिया वगैरह शरीर के बाहर पाए जाते हैं, लेकिन समग्र मॉडल का मानना है कि नहीं, सिर्फ शरीर के बाहर रोग नहीं होते, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक कारण भी इसके लिए हकदार हैं। अब जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य ये कहते हैं कि लक्षणों को उपचार करना, किसी को कहीं दर्द है, कोई पेन है तो उसको ठीक करना है ना, चोट लगी हुई है, घाव भरना, इनका मानना ये है। जबकि इनका मानना है कि स्वास्थ्य लाभ को बनाए रखना, सिर्फ एक दिन तक ठीक नहीं होना, उसको लंबे टाइम तक ठीक रखना। चिकित्सकों की क्या भूमिका होती है, तो डॉक्टर्स का यहाँ पे ये मानना है कि बीमारी को ठीक करने के लिए एक तकनीक, ज्ञान, कौशल होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका यही मानना है कि मार्गदर्शक के रूप में होता है। वो एक डाइट बताते हैं ना डॉक्टर कि क्या डाइट को आपको फॉलो करनी है, तो एक मार्गदर्शक हो गए, एक संरक्षक हो गए, एक प्रेरणा स्रोत हो गए, वो आपको मोटिवेट करके रखते हैं, तभी आपकी दवाइयों का असर भी ज़्यादा होता है। अब हम इसका 4th पॉइंट देखते हैं, रोगी की भूमिका। एक रोगी की क्या भूमिका होती है, तो चिकित्सा के साथ सहयोग और निर्देश का पालन करना। डॉक्टर जैसा कह रहे हैं आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, मीन्स परहेज करना। और यहाँ पे व्यक्ति, रोगी खुद जिम्मेदार है, यानी कि एक रोगी अगर मानसिक रूप से ठीक नहीं होना चाहेगा तो वो कैसे ठीक हो पाएगा, डॉक्टर क्या ही कर लेगा उसके लिए। उपचार के परिणाम क्या होते हैं, तो इसके अंदर तत्काल राहत तो मिल जाती है, लेकिन लंबे टाइम के लिए जटिलताएं हो जाती हैं, चिंता, दवाओं पर निर्भरता, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जबकि समग्र मॉडल के अंदर एक लंबे समय के लिए राहत मिलती है, कम प्रॉब्लम्स होती हैं और दवाओं पे कम निर्भरता होती है, जिसकी वजह से समग्र मॉडल ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक है जैव मनोसामाजिक मॉडल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस मॉडल के अंदर 1960 से लेकर 1980 तक के बीच में
जॉर्ज एंगेल ने चिकित्सा मॉडल की आलोचना करी थी, जिसके बाद जैव मनोसामाजिक मॉडल को लाया गया। अब सिर्फ चिकित्सा मॉडल के अंदर ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, लेकिन जैव यानी कि शारीरिक, मनो मतलब मानसिक, सामाजिक मतलब सामाजिक। तो यहाँ पे जैव मनोसामाजिक के अंदर हमारी तीनों चीज़ों को कंक्लूड कर दिया गया है। इसके 3 क्षेत्र बताए जाते हैं। पहला, रोगी का व्यक्तिपरक अनुभव। तो जो रोगी है, जो प्रॉब्लम्स उसको मिल रही हैं, उसकी एक तरीके से वो अपने आप से भी जान सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है। दूसरा, व्यापक कारण, स्वास्थ्य और बीमारी को पूर्व और गहरी समझ देना। अगर किसी इंसान कोई लंबे समय तक बीमारी रही है तो वो उसके लक्षणों को जान जाता है कि ये प्रॉब्लम्स किस वजह से हुई हैं। तीसरा ये है कि नैदानिक प्रक्रिया में अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए, कि डॉक्टरों को न सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम से हटके नैदानिक यानी कि मनोसामाजिक, मनोवैज्ञानिक चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके लाभ क्या हुए हैं? तो अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट आई है, निदान और उपचार में सहायक हुए हैं, और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। एक इंसान के अंदर जीने की भावना बढ़ी है, वो चाहता है कि वो लंबे समय तक जिए। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी है। थैंक यू।